नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। हमारे खास कार्यक्रम कोरोना से जंग जीतेंगे हम में आप सभी का स्वागत है। आज देश भर में कोरोना महामारी से हाहाकार मचा हुआ है। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं। बात अगर मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की करें तो यहां पर शुरुआती दौर में तेजी से संक्रमण बढ़ा, लेकिन जिला प्रशासन आम लोगों के सहयोग से संक्रमण पर न केवल उसने काबू पाया, बल्कि आज जिले की स्थिति पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है। आखिर राजगढ़ जिला प्रशासन ने कोरोना से निपटने के लिए कौन सा मॉडल अपनाया और कैसे इसे धरातल पर लागू किया, यह बताने के लिए खुद हमारे साथ मौजूद हैं राजगढ़ के कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, जो कोरोना से लड़ाई में हर मोर्चे पर पूरी मुस्तैदी से डटे हुए हैं आज भी। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि कौन सा वो मॉडल अपनाया गया और किस तरीके से काम किया गया कि आज काफी हद तक हालात काबू में आते हुए दिख रहे हैं। नमस्कार अभितोष जी, मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। जी सर। राजगढ़ जिले में कोविड अप्रैल के पहले हफ्ते से काफी तेजी से बढ़ना शुरू हुआ था और लगभग दूसरे हफ्ते में आते आते हमारे पास अचानक से 100 से ऊपर केसेस जाने लगे थे। और एक समय ऐसा आया था जब हमारे पास लगभग 250 केस भी पर डे आ रहे थे और पॉजिटिविटी हमारी लगभग 33% तक पहुंच गई थी। हमें कोरोना से रोकने के लिए दो लेवल पे काम करना था लगातार। एक हॉस्पिटल के मैनेजमेंट पे, जो पेशेंट्स आ रहे थे उनका हॉस्पिटल मैनेजमेंट करना था, जिसके लिए हमने पूरी प्रशासन की टीम हॉस्पिटल में लगाई थी। ऑक्सीजन मैनेजमेंट, पूरे डॉक्टर्स के साथ रेगुलर संवाद करके पेशेंट्स का ट्रीटमेंट दिया गया। और दूसरी हमारी स्ट्रैटेजी थी कि किस तरीके से हम कोरोना को कंट्रोल करें आगे बढ़ने से। इसके लिए हमने गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाया। गांव में जो कोरोना कर्फ्यू था उसको इफेक्टिवली लागू किया। बहुत जगहों पर ऐसी भ्रांतियां फैली हुई थी कि जो सर्दी खांसी बुखार है वो कोरोना ना होकर के टाइफाइड है या यहाँ पे इसे महाराज ज्वर कहते हैं वो है जी। और इसका इलाज ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से झाड़ फूंक करके किया जाता है। तो ये जो भ्रांति थी उसको दूर करने के लिए हमने उन जगहों पर सैंपलिंग कराई जहां पर लोग मन्नत मांगने के लिए जाते थे इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए। तो लोगों को ये समझ में आना शुरू हुआ कि ये महाराज ज्वर ना होकर के कोरोना है। इसके साथ ही साथ ऐसे गांव जहां पर बड़ी संख्या में लोग निकल रहे थे सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित, वहां पर भी लगातार सर्वे कराया गया। पूरा सर्वे करा के हमने लगभग जिले में 30,000 से ज्यादा लोगों को आइडेंटिफाई किया जो लोग सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित थे। हमारा ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट ये था कि हम इन लोगों को आइसोलेट कर दें और इन लोगों तक दवाइयां पहुंचा दें। इसके लिए पूरे जिले की जितनी समाजसेवी संस्थाएं हैं वो सब बहुत बड़े पैमाने पे आगे आई और सबसे बात करके, सभी जनप्रतिनिधियों से बात करके लगभग 26,000 मेडिसिन की किट्स जिले में बांटी गई विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग से। एक बार वो मेडिसिन लोगों तक पहुंच गई तो लोग ठीक होना शुरू हो गया। इसके अलावा भी समस्या ये थी कि कई लोग ऐसे थे जो तब भी हमें बता नहीं रहे थे अपने सर्वे में कि हमें सर्दी खांसी बुखार है। उसके लिए हमने सभी ग्रामीण क्षेत्रों में ये वॉल पेंटिंग्स के माध्यम से ये लिखवा दिया कि अगर आपको सर्दी खांसी बुखार बदन दर्द ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो कौन कौन सी दवाइयां हैं जो आपको लेनी है। ये प्रत्येक ग्राम पंचायत में 8-10 प्रोमिनेंट स्थानों पे लिखा दिया गया। तो जो लोग हमें बता भी नहीं रहे थे वो लोग भी मोबाइल से फोटो खींचते थे और खींच करके ले जाके मेडिकल स्टोर से वो दवाई ले लेते थे, जिसका असर ये हुआ कि सभी को मालूम था कि सर्दी खांसी होते ही क्या दवाई लेनी है और लोगों तक दवाइयां समय पर पहुंची जिससे लोग ठीक हुए। जी, यानी बड़ी चुनौती यहाँ पर थी सर कि दो तरीके से आपको यकीन दिलवाना था। एक तो उन लोगों को ये यकीन दिलवाना था कि जो सर्दी खांसी है वो नॉर्मल सर्दी खांसी नहीं है, वो कोरोना है। और दूसरा यकीन ये कि प्रशासन आपके साथ हर वक्त मौजूद है और कोरोना से इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, प्रशासन आपके साथ है। जी बिल्कुल, ये यकीन दिलाना बहुत आवश्यक था क्योंकि लोगों के अंदर शुरू में लोग बताते नहीं थे कि उन्हें सर्दी खांसी है, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि हम बताएंगे तो हमें हो सकता है ले जाके अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए, कोविड केयर सेंटर में भर्ती करा दिया जाए। और लोगों के अंदर भ्रांति थी कि अगर वहां पे भर्ती हो जाएंगे तो फिर
हम अपने घर से दूर रहेंगे और लोग अपने घर पे रहना चाहते थे। जी। तो लोगों के अंदर ये विश्वास जागृत करने के लिए कि हम आपके हित के लिए आपके पास आए हैं, हमने लोगों से पूछा और लोगों को तुरंत दवाइयाँ देनी शुरू की। जैसे ही दवाइयाँ देनी शुरू की तो लोगों को ये रियलाइज हुआ कि हम उन्हें किसी सेंटर में भर्ती नहीं करा रहे हैं, हम उनके सिर्फ हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद लोगों का विश्वास बढ़ा और लोगों ने बताना शुरू किया। जी सर, यही भ्रांति अभी वैक्सीनेशन को लेकर भी वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में होगी, उसको कैसे दूर किया जा रहा है? क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सी अफवाहें भी रही हैं और वो अफवाहें खासतौर पर ग्रामीणों के बीच में पहले पहुंच जाती हैं, तो उसे कैसे दूर किया गया? राजगढ़ मुख्य तौर पर एक ग्रामीण परिवेश का जिला है। जी। यहाँ पे करीब 1700 गांव और 622 पंचायतें हैं और 15 लाख से ज्यादा आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में बीच में यह भ्रांति काफी स्तर तक लोगों में फैलने लगी थी जी। कि वैक्सीनेशन कराने से लोगों को बीमारियां हो रही है, और भ्रांति कुछ जगहों पर अफवाहें तो इस प्रकार की भी फैल गई थी कि वैक्सीनेशन के बाद किसी की मृत्यु हो गई। अब किसी की मृत्यु अगर हुई वो किसी अन्य कारण से हुई, लेकिन अफवाह फैला दी गई कि वो वैक्सीनेशन के कारण हुई। जिस कारण से कुछ बीच के समय में वैक्सीनेशन की गति ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम हो गई थी। इस भ्रांति को दूर करने के लिए और लोगों का विश्वास जीतने के लिए हमने सभी समाज सेवी संगठनों का सहयोग लिया, पूरे शासकीय अमले का सहयोग लिया और सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से प्रतिदिन हमारी टीमें ग्रामीण क्षेत्रों में जाती हैं और वहाँ के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक करती हैं। बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि हर रोज बैठक करके ग्राम में 2 तरीके के मैसेज जाएं कि कोरोना के केसेस भले ही कम हो गए हैं, लेकिन कोरोना अभी गया नहीं है, हमें तीसरी लहर के लिए तैयार रहना है। दूसरा, तीसरी लहर से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है कि हम वैक्सीनेशन करा लें। तो ये मीटिंग्स जब होना शुरू हुई तो कई सारे गांव में बहुत अच्छा रिस्पांस आया और 80% 90% जो एलिजिबल पॉपुलेशन थी वो वैक्सीनेशन के लिए टर्न अप हुई जी। और इन गांवों को अब मॉडल बना के हम लोग इन लोगों का यूज करके दूसरे गांव में इन्हें भेज रहे हैं ताकि वो वहां पर बताएं कि देखिए हमने वैक्सीन लगाया, हमें कुछ नहीं हुआ। वो अपने रिश्तेदारों को बताएं कि हमने वैक्सीन लगाया, हमें कुछ नहीं हुआ। हम ये जरूर बताते हैं कि आप वैक्सीन लगाएंगे तो 2-4-5% लोग ऐसे होंगे जिन्हें बुखार आएगा, लेकिन बुखार के लिए हम दवा भी दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमने एक ब्लॉक स्तरीय कंट्रोल रूम प्रत्येक ब्लॉक में स्टैब्लिश किया है, जिसमें कि वैक्सीनेशन करने के बाद जो हमारी ग्राम पंचायत स्तरीय टीम है वो जाकर अगले 7 दिवस तक वैक्सीनेशन के लोगों को फॉलो करती है कि उन्हें कहीं कोई बुखार तो नहीं आ रहा है या उन्हें कोई अनइजीनेस तो नहीं हो रही है। और ऐसे लोगों की सूची बना करके ग्राम पंचायतों से ब्लॉक लेवल पे दी जाती है। ब्लॉक लेवल का जो कंट्रोल रूम है वो इनसे बात करता है कि इनकी तबीयत कैसी है और अगर इनमें से किसी की भी तबीयत खराब होती है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उन्हें हम हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दें ताकि लोगों को ये लगे कि वैक्सीनेशन के बाद अगर बुखार आ रहा है तो रेगुलर फॉलोअप शासन कर रहा है और किसी भी स्थिति में कोई भी भ्रांति की स्थिति लोगों के बीच में वैक्सीनेशन को लेकर के उत्पन्न ना हो। बिल्कुल, क्योंकि सर हमारे पास जो वीडियोस आए और जो तस्वीरें आई उसमें देखा गया कि हर मोर्चे पर आप फ्रंट पर रहे और वहां पर गांव के लोगों को समझाने के लिए ग्रामीण परिवेश में आप खुद पहुंचे और वहां पर जो गांव के मुखिया, खासतौर पर जो पंचायतें थी वहां पर पंचायत के प्रधान, जो मुखिया और जो जनप्रतिनिधि थे उनसे आप मुलाकात कर रहे थे और उनको समझा रहे थे। इसका असर काफ़ी हद तक पड़ा और शायद यही वजह है कि इस लड़ाई में आप काफ़ी हद तक सफल भी रहे। लेकिन ये अभी भी मानना पड़ेगा कि लड़ाई अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, अभी भी इसी तरीके से काम आगे करते रहना पड़ेगा। निश्चित तौर पर वैक्सीनेशन अभी हमारा ये शुरुआती दौर है जी। वैक्सीनेशन का जो मेजर कंपोनेंट है वो अभी बचा हुआ है और इसके लिए हम लोग तैयारी अभी से कर रहे हैं। शुरू में जब वैक्सीन आई थी जनवरी महीने में, तब हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई जा रही थी। उसके बाद लगभग मार्च के महीने से जब 60+ और फिर 44-45+ को लगाना शुरू हुआ जी, तो हमेशा ये देखा गया कि शुरू में लोगों के अंदर बहुत इंटरेस्ट रहा। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे वो इंटरेस्ट जो है खत्म होने लगा। वो इंटरेस्ट खत्म होने का एक कारण बीच में कोविड के केसेस बढ़ना भी था।
लेकिन अब बहुत ज्यादा आवश्यकता है लोगों को जागरूक करके उनके अंदर फिर से ये इंटरेस्ट बढ़ाने की। जी। इसके लिए हम लोगों ने प्लानिंग ये की है कि अभी से लेकर के लगभग अगले 10 दिवस तक हम लोग इंटेंसिव जागरूकता अभियान को वैक्सीनेशन को लेकर के चला रहे हैं, जिसमें कि हर ग्राम पंचायतों में मीटिंग के माध्यम से, प्रतिदिन मीटिंग के माध्यम से वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, उनके शपथ पत्र भरवा रहे हैं, माइकिंग और गाड़ियां ग्राम पंचायतों में भेज करके वैक्सीनेशन के क्या फायदे हैं ये समझाया जा रहा है। विभिन्न न्यूज चैनल्स और विभिन्न मीडिया ग्रुप्स भी इसके बारे में बहुत अच्छे प्रयोग करके लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग अपनी प्लानिंग इस तरीके से करें कि 10 दिवस के पश्चात हम अपने वैक्सीनेशन प्रतिदिन 20,000 से 25,000 करने की स्थिति में रहें। जी। इसके लिए हम करीब 300 सेशंस पर डे प्लान कर रहे हैं कि हमें वैक्सीन जैसे जैसे अवेलेबल होती जाती हैं हम उसका उपयोग करके और तेजी से अपने टारगेट को पूरा करके 100% लोगों को वैक्सीनेशन, जो एलिजिबल ग्रुप्स हैं 18 प्लस के, उनको 100% लोगों को वैक्सीनेशन कर दें ताकि थर्ड वेव जब आए तो उससे पहले हम लोग सुरक्षित हो जाएं। बिल्कुल सर, ग्राम स्तर पर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उन पर जाहिर तौर पर कि पहले से कुछ कमियां रही होंगी और वहां पर कोरोना से जो लड़ाई है उसमें इनकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी, तो उसको किस तरीके से मजबूत किया गया? वहां पर क्या सुविधाएं कम थीं? अधिकतर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जिन सुविधाओं को बढ़ाया गया और वहां के स्वास्थ्य कर्मी थे उनका कैसा सहयोग रहा प्रशासन के लिए? देखिए, ग्रामीण स्तर पे जी जो उप स्वास्थ्य केंद्र रहते हैं उसमें भारत शासन की और मध्य प्रदेश सरकार की एक बहुत अच्छी योजना आरोग्यम के नाम से चल रही है, जिसमें कि इन सभी केंद्रों को सुदृढ़ करने का कार्य किया जा रहा है। कोरोना की फर्स्ट वेव होने के बाद जनवरी से हम लोग लगातार जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, उप स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ करने के अभियान में लगे थे, क्योंकि हमें ये रियलाइज हुआ था कि अगर हम सिर्फ जिला अस्पताल को सुदृढ़ करेंगे अथवा सिविल अस्पताल को सुदृढ़ करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के पास तक पूरी फैसिलिटी नहीं पहुंच पाएगी। तो हम लोग उप स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ करने में लगे हुए थे, जिसमें कि हमने लगभग 26 उप स्वास्थ्य केंद्रों पर संस्थागत प्रसव प्रारंभ कराए थे। वहां पर CHOs को पदस्थ किया था, वहां पे ANMs को पदस्थ किया था और उन्हें पूरा फुली फंक्शनल कराया गया था। अभी हमारा फिर से ऑब्जेक्टिव यही है कि कोरोना के समय जो ये थोड़ा सा डिसरप्ट हो गया उसको हमने सभी लोगों को वापस से, कोरोना में हमने लोगों को अटैच कर लिया था क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल में आवश्यकता थी, अभी उनको सबको वापस भेज दिया और फिर से इन सभी केंद्रों को, उप स्वास्थ्य केंद्रों को रिजुविनेट कर रहे हैं ताकि वैक्सीनेशन का जो कार्य है, वैक्सीनेशन का कार्य वहां पे किया जा सके। आगे जो आने वाले समय है उसमें किसी को ग्रामीण क्षेत्र में सर्दी खांसी बुखार होता है तो वो सीधे उप स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करके अपनी दवाइयां प्राप्त कर सके। तो हमारे जो 200 से ज्यादा उप स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको सभी को हम सुदृढ़ कर रहे हैं। करीब हमारे पास 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनको भी हम लगातार सुदृढ़ कर रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे हमने बहुत बड़ी संख्या में कंसंट्रेटर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स दिए हैं। जो सिविल हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी कर रहे हैं और जिला अस्पताल पे ऑक्सीजन प्लांट और पीडियाट्रिक ICU भी तैयार किया जा रहा है। जी सर, अगर पहली लहर की बात करें और दूसरी लहर की बात करें और इन दोनों की अगर तुलना करें तो दूसरी लहर क्या वाकई बहुत ज्यादा मुश्किल भरी रही? इसकी जो लड़ाई रही बहुत मुश्किल भरी रही, ये आपसे समझना चाहेंगे। निश्चित तौर पर मैं ये कहूंगा कि दूसरी लहर में ज्यादा मुश्किलें फेस हुई हैं। उसका कारण ये है, जो साइंटिस्ट बताते हैं कि दूसरी लहर ज्यादा इन्फेक्शियस रही है और बहुत तेजी से लोगों तक फैली है, क्योंकि एक साथ इतने सारे नंबर्स आना कहीं ना कहीं कम समय में उसे मैनेज करने में और उन सबको सही समय पे आइसोलेट करने में समस्या उत्पन्न जरूर होती है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा साथ ही साथ कि जिस तेजी से दूसरी लहर आई थी उसी तेजी से मध्य प्रदेश शासन ने उससे बचने के लिए और उससे लड़ने के लिए पूरा प्रयास किया और तुरंत ही हर जगह पे कोरोना कर्फ्यू इम्पोज करके और चेन ब्रेक करने का प्रयास किया, जिसका मैं नतीजा मानता हूं कि आज की डेट में न सिर्फ जिले में बल्कि पूरे प्रदेश में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। जी सर, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे
कि कोरोना कर्फ्यू के वक्त में लोगों को समझाया गया, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो उन नियमों का पालन नहीं कर रहे होंगे, तो क्या फिर उनसे कड़ाई से निपटा गया? कुछ चालान भी काटे गए? निश्चित तौर पर 90% लोग होते हैं जो समझाने से मान जाते हैं। लेकिन 10% लोग ऐसे भी होते हैं जो लाख समझाने के बाद भी नहीं मानते हैं। और ये कहीं ना कहीं सत्य है कि ये जो 10% लोग हैं, इनकी लापरवाही बाकी 90% लोगों पे भारी पड़ती है जी। तो इसलिए जनहित में हमारे लिए ये आवश्यक था कि जो लोग नहीं मान रहे हैं उनके खिलाफ कड़े कदम भी उठाए जाए। तो शुरू में कोरोना कर्फ्यू के समय पे कई लोग ऐसे थे जो ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी शादियां लोगों कर रहे थे, लोगों को बुला रहे थे 150, 200, 300 की संख्या में जी। और मृत्यु भोज भी हो रहे थे। इनको कई बार समझाइश दी गई। लगभग पूरे जिले में 15 लाख रुपए का हम लोगों ने ऐसी शादियों पे जुर्माना भी किया है। करीब 30 FIR भी दर्ज हुई हैं। और इसके बाद से लोगों के अंदर ये संदेश गया और लोग ये समझने भी लगे कि हमें ऐसी शादियां बड़ी संख्या में नहीं करनी है और मृत्यु भोज भी नहीं करने हैं। इसके कारण आज की स्थिति में बहुत ही कम कार्रवाइयां अब देखने को मिलती हैं। जी सर, ब्लैक फंगस भी एक बड़ी चुनौती है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उससे निपटने के लिए क्या तैयारियां प्रशासन की? ब्लैक फंगस के जिले में 4 केसेस अभी तक आइडेंटिफाई हुए हैं और यहाँ पर जो ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज हैं जिले में वो ब्लैक फंगस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी ना होने के कारण जो हायर सेंटर्स हैं उसमें हम लोग उन्हें रेफर करते हैं। और हमारे यहाँ पूरे गांव में अभी जो जागरूकता अभियान चल रहा है उसमें हम लोग ब्लैक फंगस के बारे में भी बता रहे हैं कि खासकर जो पोस्ट कोविड रिलेटेड सिम्टम्स हैं, तो हमारा जो कोरोना कंट्रोल रूम है उसमें जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनसे हम लोग अब बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या उन्हें कोई पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रहे हैं। और बहुत ही मेरे ख्याल से अच्छी बात है कि जिले में ज्यादातर लोगों को पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो रहे हैं और ज्यादातर लोग ठीक हैं। तो हमारा प्रयास यही है कि लोगों से लगातार बात करते रहें और पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में उनसे पूछते रहें ताकि अगर कोई भी सिम्टम होता है तो उसको हम इलाज कर सकें। बिल्कुल सर, ये तो बात हो गई कोविड पेशेंट की, लेकिन कोविड पेशेंट के लिए जो दिन रात लड़ाई प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी लड़ रहे हैं या फिर जो डॉक्टर्स लड़ रहे हैं, जो नर्स लड़ रही हैं, उनके मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या विशेष तैयारी आपकी ओर से की गई? किस तरीके से उनकी काउंसलिंग की गई, क्या मदद की गई? देखिए, निश्चित तौर पर जो लोग फ्रंट लाइन पर हैं और खासकर डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ जो रात दिन कोविड केयर सेंटर्स में और कोविड ICUs में कार्य कर रहे हैं, उनको लगातार सपोर्ट की भी आवश्यकता पड़ती है। तो हमने यह सुनिश्चित किया कि डॉक्टर्स और सपोर्ट स्टाफ को ट्रीटमेंट के अलावा और किसी चीज पे फोकस ना करना पड़े। ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, चाहे दवाइयों की व्यवस्था हो, चाहे हॉस्पिटल में साफ सफाई की व्यवस्था हो या जो भी अन्य व्यवस्थाएं हैं, वो पूरा हमने अपनी प्रशासनिक टीमों को दे दिया ताकि हॉस्पिटल स्टाफ को इन सब चीजों से ना जूझना पड़े और वो लगातार इलाज पर ही कार्य कर सकें। इसके अलावा सभी जितने ड्यूटी डॉक्टर्स थे, जो नर्स स्टाफ थी, लगभग उनके साथ डेली बेसिस पे हमारे प्रशासनिक अफसर बैठक करते थे और उनको प्रतिदिन क्या क्या समस्याएं आ रही हैं उसकी बातचीत की जाती थी और उन समस्याओं को लगातार रिजॉल्व कराया जाता था। तो ये लगातार संवाद होने के कारण मेरे ख्याल से लोगों के अंदर स्ट्रेस भी कम हुआ और लोग बेहतर तरीके से सभी मिलकर के इलाज भी कर पाए। बिल्कुल सर, कोरोना कर्फ्यू के वक्त में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो जिनके पास कोई काम नहीं होगा, उनके सामने मुश्किल होगी कि 2 वक्त की रोटी वो कैसे जुटाएं। तो उनके लिए प्रशासन ने क्या व्यवस्थाएं की और किसी तरीके का क्या कोई नंबर वो जारी किया गया कि इस पर वो मदद मांग सकते हैं? तो किस तरीके से उनके लिए ये व्यवस्था की गई? कोरोना कर्फ्यू के समय पे शासन द्वारा जो PDS का राशन जारी किया गया था, PDS के राशन का हम लोगों ने उसे बंटवाने में बहुत जल्दी लगभग हर जगह पे बंटवाने का प्रयास किया। इसके अलावा
शासन ने एक नीति निकाली थी जिसमें कि अन्य व्यक्ति जिनके पास की कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है लेकिन उन्हें राशन की आवश्यकता है, उसको भी इसमें राशन में जोड़ा जा सकता है, तो उन्हें भी हमने राशन दिया और पीडीएस का राशन उन्हें उपलब्ध कराया। जी। इसके अलावा कई सारे समाजसेवी संगठन सामने आए और हॉस्पिटल में विभिन्न जगहों पर उन्होंने भंडारे किए और पैकेट बना करके लोगों को दिए। तो पूरे जिले में ऐसी कहीं भी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई कि किसी के पास राशन खत्म हुआ हो अथवा किसी को राशन ना मिला हो। लगातार समाजसेवी संगठन कार्य करते रहे। प्रतिदिन हम लोग सचिवों से और ग्रामीण निकायों से भी ये जानकारियां लेते थे कि कहीं पर ऐसी कोई समस्या तो नहीं आ रही है। जी। जहाँ पर भी समस्या आती थी उसको लगातार रिजॉल्व करके उसे पूरा सॉल्व बिल्कुल किया। बिल्कुल सर, यहाँ पे आपने सामाजिक संगठनों का जिक्र किया। मैं ये जानना चाहूंगा कि जब शुरुआत हुई इस लड़ाई की तो सामाजिक संगठन खुद सामने आए मदद के लिए या फिर प्रशासन को उनके पास जाना पड़ा उनसे मदद के लिए कि आप हमारी मदद कीजिए ताकि हम इस काम को और थोड़े आसानी से कर सकें? मैं कहना चाहूंगा कि राजगढ़ जिला बहुत लकी है इस पॉइंट में कि यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में समाजसेवी लोग रहते हैं और प्रशासन को कभी किसी के पास नहीं जाना पड़ा। लोग खुद ही प्रशासन के पास आए और इतनी बड़ी संख्या में आए और इतने दिल खोल करके लोगों ने मदद की कि कभी भी किसी भी चीज की कमी कहीं पर भी महसूस नहीं हुई। भले ही अगर सोशल मीडिया पे छोटी सी चीज चलती थी कि कहीं पे कूलर की कमी है, कहीं पे वाटर कूलर की कमी है या फिर कोविड केयर सेंटर में कंसंट्रेटर की कमी है, तो सुबह तक दूसरे दिन तक कोई ना कोई व्यक्ति होता था जो वो जो चीज की कमी है वो चीज लेके पहुंच जाता था और वो चीज इंस्टॉल करवा करके चालू कर देता था। तो यहाँ पे लोग बहुत जागरूक हैं और बहुत बड़े दिल के हैं, जिस कारण से हमेशा प्रशासन को बहुत सहयोग है। जी सर, जाते जाते एक चीज और कि राजगढ़ के लोगों के लिए कोई अगर मैसेज आप हमारे चैनल के जरिए देना चाहते हैं तो क्या कहेंगे? मैं राजगढ़ जिले के लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं कि कोरोना के केसेस कम भले ही हो रहे हैं लेकिन यह मान लेना कि कोरोना अब खत्म हो गया है, ये हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अभी हमारे जिले में 20 या उससे कम केसेस रोज आ रहे हैं जी। लेकिन अगर हमने ये मान लिया कि कोरोना अब खत्म हो गया है और हम अपनी सामान्य दिनचर्या पे लौट आए और फिर से हम बड़े बड़े आयोजन करने लगे और बेफिक्र होकर घूमने लगे, मास्क हमने अपने चेहरे से हटा दिया, तो निश्चित तौर पर जब थर्ड वेव आएगी तो फिर से बहुत तेजी से फैलेगी। तो अब सिर्फ एक ही उपाय है हमारे पास कि हम जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको लॉन्ग टर्म में अपनाएं और वैक्सीनेशन को लेकर के हम बहुत जागरूक रहें और जल्द से जल्द पूरा वैक्सीनेशन करा लें ताकि पूरा का पूरा जिला सुरक्षित रहे। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, अपना अनुभव साझा करने के लिए। थैंक यू अभितोष जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो कोरोना पर आपने कलेक्टर कॉन्क्लेव देखा और किस तरीके से कोरोना से अभी हमारी लड़ाई जारी है, हमारी जंग जारी है और आगे भी कोरोना नियमों का पालन करते रहिए। ये मैसेज न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार आपको दे रहा है। बहरहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।